फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे लागत की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको पता ही है, किसी भी प्रकार का उत्पादन किया जाता है तो उस उत्पादन को करने में कुछ ना कुछ राशि खर्च होती है। सामान्य रूप से किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो राशि का व्यय किया जाता है उसे ही लागत की संज्ञा दी जाती है। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि उत्पादन के मुख्य रूप से 5 साधन होते हैं: भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहस। तो भूमि को लगान दिया जाता है, पूंजी को ब्याज दिया जाता है, श्रम को मजदूरी के रूप में भुगतान किया जाता है, प्रबंधक को वेतन दिया जाता है और साहसी लाभ के रूप में कुछ राशि अपने पास रखता है। इसके अलावा उत्पादन में कच्चा माल खरीदना होता है, उसका भी पैसा लगता है। बिजली खरीदनी होती है, उसका भी पैसा लगता है। ट्रांसपोर्टेशन पर भी पैसा खर्च करते हैं। पैकिंग मटेरियल पर भी पैसा लगाया जाता है। तो इन किसी भी प्रकार के उत्पादन में इन सभी प्रकार का जो खर्चा होता है उनको ही लागत की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से एक उत्पादक उत्पादन उस समय तक जारी रखता है जब तक उसको सीमांत लागत के बराबर कीमत न मिले। जब तक उसको सीमांत लागत से ज्यादा कीमत मिलती है वो उत्पादन को जारी रखता है, और जब कीमत और सीमांत लागत बराबर हो जाती है उस स्तर तक वह उत्पादन को जारी रखता है। जब बाजार में वस्तु की कीमत सीमांत लागत से भी कम मिलती है तो वो उत्पादन को बंद कर देता है। तो ऐसी स्थिति में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि लागतें कौन कौन सी प्रकार की होती है। कुछ लागतें ऐसी होती है जो स्थिर होती है, कुछ लागतें ऐसी होती है जो परिवर्तनशील होती है। इसके अलावा हम इस वीडियो में इकाई लागतों का भी अध्ययन कर देंगे। प्रति वस्तु किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ इसमें देखते हैं कि कौन कौन से प्रकार की लागत होती है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, लागत कहा किसे जाता है उसको हम समझते हैं कि सामान्य रूप से लागत क्या होती है। कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु का निर्गत यानी किसी वस्तु को तैयार करने में जो भी राशि व्यय की जाती है उसे लागत की संज्ञा दी जाती है। या हम कह सकते हैं किसी भी वस्तु के उत्पादन पर जो राशि खर्च की जाती है उसे ही लागत की संज्ञा दी जाती है। लागत अलग अलग प्रकार की होती है, इसके बारे में बात करते हैं। लागतों के प्रकार, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक लागत। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में समाज को जो कष्ट व असुविधा का सामना करना पड़ता है उसे सामाजिक लागत की संज्ञा दी जाती है। एक सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट का उत्पादन होता है तो उसके धुएं की वजह से समाज में कई लोगों को कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, ये सामाजिक लागत है। अगर कहीं पुल बन रहा है, उस पुल बनने की वजह से डाइवर्जन होता है और हर आदमी को 2 से 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है, जिसमें उसका फ्यूल भी ज्यादा लगता है, समय भी ज्यादा लगता है, उसको सामाजिक लागत की संज्ञा दी जाती है। एक फैक्ट्री में उत्पादन होता है और उस उत्पादन के जो अवशिष्ट पदार्थ है वो नदी में छोड़ दिए जाते हैं, उसकी वजह से पानी का प्रदूषण होता है, वह सामाजिक लागत है। यानी किसी भी वस्तु के उत्पादन में समाज को जो कष्ट उठाने पड़ते हैं, समाज को जो असुविधा का सामना करना पड़ता है, उसे सामाजिक लागत की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से सामाजिक लागत को नापना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि एक ही प्रकार की गतिविधि से किसको कितना कष्ट हुआ है इसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। मान लीजिए एक कारखाना है, वो ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे उनको वह ज्यादा परेशान करेगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो यूज्ड होंगे उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक लागत जो है हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, इस कारण से इसकी आकलन करना मुश्किल है। दूसरी लागत होती है मौद्रिक लागत की, हम बात करते हैं। किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो मुद्रा के रूप में राशि व्यय की जाती है उसे मौद्रिक लागत की संज्ञा दी जाती है। जैसे एक उत्पादक उत्पादन करता है तो उसके लिए उत्पादन के साधन काम में लेता है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, सांस, और इनको वह मजदूरी के रूप में भुगतान करता है। लगान
ब्याज, किराया, रॉयल्टी, कच्चे माल का भुगतान, पैकिंग मटेरियल का भुगतान, परिवहन लागतें, ये सभी प्रकार की लागतें जो कि मुद्रा के रूप में उत्पादन के दौरान खर्च की जाती है उसे मौद्रिक लागत की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा होती है एक अवसर लागत, तीसरी देखिए अवसर लागत, इसे विकल्प लागत भी कहा जाता है, अर्थात उत्पादन के किसी साधन को उसी उत्पादन की प्रक्रिया में बनाए रखने के लिए जो अतिरिक्त आय उसे दी जाती है उसे मौद्रिक अवसर लागत की संज्ञा दी जाती है। मान लीजिए हमारे कारखाने में एक व्यक्ति है जो सामान्य रूप से मजदूरी 400 रुपए है, पर वो बहुत अच्छा काम करता है और हमको ये लगता है कि ये छोड़कर नहीं चला जाए क्योंकि ये काम अच्छा करता है। सभी मजदूर 400 रुपए लेते हैं पर इसका काम अच्छा है, ये ईमानदार है और बिना किसी देखरेख के ये अपना काम ईमानदारी से करता है, तो उस व्यक्ति को 500 रुपए दिए जाते हैं जबकि जनरल रेट 400 रुपए है। तो उसको एक अच्छे अवसर, तो उसको उत्पादन के किसी साधन को उसी उद्योग में बनाए रखने के लिए जो अतिरिक्त भुगतान दिया जाता है उसे अवसर लागत की संज्ञा दी जाती है। तो यहां देखिए उसको हम 500 रुपए देते हैं, सामान्य रूप से सबको 400 रुपए मिलते हैं, तो 100 रुपए क्या है, अवसर लागत है या विकल्प लागत है। यानी उत्पादन के किसी भी साधन को उद्योग विशेष में बनाए रखने के लिए जो अतिरिक्त भुगतान उसको किया जाता है उसे ही अवसर लागत की संज्ञा दी जाती है। कुछ साधन इस प्रकार के होते हैं, कुछ विशिष्टता उनमें होती है, तो उस कारण से उनको एक्स्ट्रा भुगतान किया जाता है, इसे अवसर लागत की संज्ञा दी जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसको कॉलेज में नौकरी करने पर उसको 50,000 रुपए सैलरी मिलती है और वो प्राइवेट रूप से अगर काम करता है तो वो 45,000 रुपए ही कमा पाता है, तो 5,000 रुपए जो है उसको एक विकल्प लागत या अवसर लागत के रूप में, क्योंकि वो एक अच्छा टीचर है तो एक कॉलेज वाला चाहता है कि टीचर मेरे यहाँ पढ़ाए, तो वह अपने कोचिंग सेंटर में 45,000 रुपए कमाता था, अगर उसको 45,000 रुपए दिए जाएंगे तो वो सोचेगा मैं अपने घर से ही कर लूंगा, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा देकर उसका कोचिंग बंद कराकर कोचिंग कॉलेज वाले अपने यहाँ लेकर आते हैं, तो उसको जो एक्स्ट्रा भुगतान किया जाता है उसे ही अवसर लागत की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा देखिए कुछ लागत होती है जिसको हम बोलते हैं स्पष्ट लागत। स्पष्ट लागत वह लागत होती है जो एक उत्पादक को उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए दूसरों को भुगतान करनी पड़ती है, वो स्पष्ट लागत है। एक उत्पादक मजदूर को जो मजदूरी देता है वो स्पष्ट लागत है। एक उत्पादक कच्चे माल का जो पैसा चुकाता है वो स्पष्ट लागत है। उसने पूंजी किसी से उधार ली तो उस पूंजी का जो ब्याज बढ़ता है वो स्पष्ट लागत है। उसने भवन किसी से उधार लिया, उसका जो किराया देता है वो स्पष्ट लागत है। अर्थात स्पष्ट लागत वह लागत होती है जो एक उत्पादक उत्पादन की प्रक्रिया में किसी और को भुगतान करता है, उसे स्पष्ट लागत की संज्ञा दी जाती है। दूसरी होती है अस्पष्ट लागत। एक उत्पादक उत्पादन की प्रक्रिया में स्वयं भी भाग लेता है, कुछ पूंजी वह खुद की भी लगाता है, उस पूंजी का ब्याज उसको किसी को नहीं देना पड़ता है। अगर वो उत्पादन कर रहा है, उसका भवन वो खुद का है जिसके अंदर उत्पादन कर रहा है, तो उस भवन का किराया किसी और को नहीं देना पड़ता है। एक उत्पादक के रूप में उत्पादक स्वयं भी उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेता है, उसके बच्चे भी भाग लेते हैं, हो सकता है उसकी घरवाली भी उसमें काम करती हो, पर उन कार्यों के लिए एक उत्पादक को किसी और को भुगतान नहीं करना पड़ता है। खुद की पूंजी का ब्याज है, खुद के भवन का किराया है, खुद की मेहनत का प्रतिफल है, ये किसी और को भुगतान नहीं करना पड़ता है। पर एक उत्पादन की प्रक्रिया में स्वयं भाग लेने के लिए एक उत्पादक उससे चाहता है। इस प्रकार की लागत को अस्पष्ट लागत कहा जाता है, क्योंकि ये लागत तो होती है पर सामान्य रूप से इसको नोट नहीं किया जाता है, सामान्य रूप से इसको खाता बही में लिखा नहीं जाता है, इसलिए इससे अस्पष्ट लागत की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा देखिए एक और होती है लेखांकन लागत। एक उत्पादन की प्रक्रिया में जो भी भुगतान किया जाता है, जिसका कि बही में इंदराज किया जाता है, उसको लेखांकन लागत की संज्ञा दी जाती है। जैसे कोई भी एक उत्पादक है,
वो कच्चे माल का भुगतान करता है तो बही में लिखता है, मजदूरी का भुगतान करता है तो बही में लिखता है, पूंजी का ब्याज देता है तो उसको बही में लिखता है, प्रबंधक को वेतन देता है तो उसको बही में लिखता है। यानी जो भी चीज खाता बही में लिखी जाती है उसको लेखांकन लागत की संज्ञा दी जाती है। ये एक तरह से स्पष्ट लागत ही है, क्योंकि ये भी वही है। लेखा अगर खुद की पूंजी का ब्याज वो नहीं लिखा जाता है, खुद के भवन का किराया वो बही में नहीं लिखा जाता है, खुद की मेहनत का प्रतिफल वो बही में नहीं लिखा जाता है, वो है स्पष्ट लागत है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेखांकन लागत भी एक तरह से स्पष्ट लागत ही कही जा सकती है। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की लागतों की। तो देखिए, लागत कुछ, देखिए जब उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पादन करता है तो कुछ लागतें ऐसी होती है जो कि स्थिर होती है और कुछ लागतें ऐसी होती है जो कि परिवर्तनशील रहती है। यानी स्थिर लागतें वह लागत होती है जो उत्पादन की मात्रा में कम ज्यादा करने पर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस प्रकार की लागत को हम स्थिर लागत कहते हैं। जैसे भवन का किराया, आप मान लीजिए एक सीमेंट फैक्ट्री का भवन आपने लिया, वो 50,000 रुपए किराए में लिया। आप उसमें एक सीमेंट का कट्टा बनाएंगे तो 50,000 लगेंगे, आप 10 सीमेंट के कट्टे बनाएंगे तो भी 50,000 लगेंगे, आप 100 सीमेंट के कट्टे बनाएंगे तो भी किराया वही लगेगा, आप 10,000 सीमेंट के कट्टे बनाएंगे तो भी किराया वही लगेगा। अर्थात स्थिर लागतें वह लागतें होती है जो उत्पादन की मात्रा से प्रभावित नहीं होती है, उत्पादन शून्य करने पर भी शून्य नहीं होती है, उत्पादन को बढ़ाने पर बढ़ती नहीं है, घटाने पर घटते नहीं है। इस प्रकार की लागतों को स्थिर लागत की संज्ञा दी जाती है। सामान्य रूप से उत्पादन की प्रक्रिया में भवन का जो किराया है वो स्थिर लागत होता है। इस प्रकार जो मशीनों में निवेश की गई पूंजी है उसका ब्याज भी स्थिर लागत होता है। तो देखिए, स्थिर लागत क्या है? वह लागत जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर परिवर्तनशील नहीं होती है। जैसे देखिए, उत्पादन की मात्रा आप 0 करिए, 1 करिए, 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, 5 करिए, टोटल फिक्स कॉस्ट वही रहती है। जो आपने भवन का किराया है, भवन का किराया वही रहना है, चाहे आप उत्पादन 0 करें, चाहे आप 1 करें, चाहे 2 करें, चाहे 3 करें, चाहे 4 करें। इसी प्रकार से आपने उत्पादन की प्रक्रिया में जो निवेश कर रखा है उस पूंजी का ब्याज वही रहना है, चाहे उत्पादन 0 करें, 1 करें, 2 करें। तो कुल स्थिर लागत क्या होती है? ये इस प्रकार से होती है। उत्पादन की मात्रा, ये देखिए, ये 10 की 10 ही रहनी है, इसको बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट। उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने पर बढ़ती नहीं है, घटाने पर घटते नहीं है, इसको बोलते हैं कुल स्थिर लागत। अब देखिए, इसी के साथ हम औसत स्थिर लागत की बात कर लेते हैं। औसत स्थिर लागत तो एवरेज फिक्स कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज फिक्स कॉस्ट आप निकालना है तो आपने क्या करना है? देखिए, 10 में 1 का भाग दिया 10, 10 में 2 का भाग दिया 5, 10 में 3 का भाग दिया 3.33, 10 में 4 का भाग दिया 2.5, 10 में 5 का भाग दिया 2। ये लगातार नीचे गिरती हुई होगी। औसत स्थिर लागत क्या होती है? कुल स्थिर लागत में इकाइयों की संख्या का भाग देने पर औसत स्थिर लागत की प्राप्ति होती है। तो औसत स्थिर लागत का जो कर्व है वो लगातार नीचे गिरता है, क्योंकि लगातार जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा ये हमेशा नीचे गिरता चला जाएगा। यही एक ऐसा औसत स्थिर लागत वक्र ही एक ऐसा वक्र होता है जो यू आकार का नहीं होता। आगे जाकर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यहां हमको ये देखना है कि औसत स्थिर लागत कैसे निकाली जाती है। कुल स्थिर लागत में इकाइयों की संख्या का भाग देने पर औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है औसत स्थिर लागत गिरती हुई होती है, कम होती चली जाती है। आप देखिए, उत्पादन 10 करेंगे, ये 10 ही रहना है तो स्थिर लागत 1 हो जाएगी। उत्पादन 100 करेंगे तो ये तो 10 ही रहनी है तो 0.1 हो जाएगी। इस प्रकार से औसत स्थिर लागत लगातार नीचे गिरती है पर कभी भी शून्य नहीं होती है। अब देखिए, दूसरी बात करते हैं परिवर्तनशील लागत।
परिवर्तनशील लागतें वह लागतें होती है जो उत्पादन की मात्रा के साथ घटती और बढ़ती है। उत्पादन बढ़ने पर ये बढ़ जाती है और उत्पादन के घटने पर घट जाती है और उत्पादन को शून्य करने पर शून्य हो जाती है। ऐसी लागतें परिवर्तनशील लागत कहलाती है जो उत्पादन को शून्य करने पर शून्य हो जाती है। जैसे देखिए, हम उत्पादन शून्य करेंगे तो कच्चे माल का हमको पैसा नहीं देना, हम उत्पादन नहीं करेंगे तो हमको मजदूरी का पैसा नहीं देना, जब हम उत्पादन नहीं करेंगे तो हमको टैक्स भी नहीं देना उत्पादन कर, जब हम उत्पादन नहीं करेंगे तो पैकिंग मटेरियल पर भी खर्चा नहीं होगा। यानी वह लागतें जो उत्पादन की मात्रा के साथ बढ़ती है और उत्पादन की मात्रा को घटाने के साथ घटती है, ऐसी लागतों को परिवर्तनशील लागत की संज्ञा दी जाती है। तो दूसरी लागत हुई परिवर्तनशील लागत। ये वह लागतें हैं जो उत्पादन की मात्रा में घटत बढ़त करने के साथ घटत बढ़त होती है। उत्पादन बढ़ाने पर बढ़ जाती है और घटाने पर घट जाती है। तो देखिए, उत्पादन की मात्रा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत है। तो कुल परिवर्तनशील, देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अभी हमने माना था, ये माना था 10, 10, 10, 10, 10, ये कुल स्थिर लागत मानी थी। अब देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट उत्पादन 0 होने पर 0 हो जाएगी और उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ेगी, घटाने पर घटेगी। तो मान लीजिए ये 8 है, इसके बाद हुई 14 हो गई, 14 के बाद 18 हो गई, 18 के बाद 24 हो गई, 24 के बाद मान लीजिए ये 34 हो गई, 50 मान लीजिए, इतना हमने मान लिया। तो ये कुल परिवर्तनशील लागत क्या है? परिवर्तनशील लागतें वह लागतें होती है जो उत्पादन की मात्रा के साथ परिवर्तित होती है। उत्पादन शून्य होने पर शून्य हो जाती है और उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो देखिए, कुल परिवर्तनशील लागत को हम बात करते हैं तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उत्पादन की मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये देखिए 50 तक है, 10, 20, 30, 40 और 50। तो देखिए शुरू में ये 0 है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 उत्पादन 10, 20, 30, 40, 50, ये हमने उत्पादन की मात्रा टोटल वेरिएबल कॉस्ट ली। तो फर्स्ट में 8 है, सेकंड में 14 है, थर्ड में 18 है, फोर्थ में 24 है, फिफ्थ में 34 है। देखिए एकदम तेजी से बढ़ रही है, एक लिमिट के बाद तेजी से बढ़ रही है। तो ये इस प्रकार से होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। शून्य होने पर शून्य हो जाती है, बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो कुल वेरिएबल कॉस्ट आपको समझ में आया। अब देखिए ये इस प्रकार से होता है, पहले ये घटती हुई होती है और बाद में तेजी से बढ़ती है। शुरू में क्या होता है, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते हैं एक बार लागत घटती है, एक सीमा के बाद में लागत घटने के स्थान पर बढ़ जाती है। आगे हम प्रति इकाई लागतों की चर्चा करेंगे, तब इसको और आसानी से आपको समझ में आएगा। अब यह देखिए, मैं एक बार वेरिएबल कॉस्ट भी बता देता हूं। टोटल वेरिएबल कॉस्ट औसत परिवर्तनशील लागत। देखिए ये होती एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में इकाइयों की संख्या का भाग देते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। देखिए 10 में 8 में 1 का भाग दिया 8, 14 में 2 का भाग दिया 7, 18 में 3 का भाग दिया 6, 24 में 6, 34 में 5 का भाग दिया 6.8, 50 में 6 का भाग दिया 6, 8 48, 3। तो देखिए ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले नीचे गिरी फिर बढ़ी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम बनाएंगे तो एक बार ये नीचे गिरेगा फिर ये ऊपर बढ़ेगा। आप चाहे तो इसको बना भी सकते हैं, ऐसे लिखेंगे इकाइयां 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर आप लेंगे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 2, 4, 6, 8, 10। तो यहां देखिए कैसे बनेगा,
ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10 एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रोडक्शन। तो देखिए पहले में 8 तो हमने ले लिया, पहले में 8, दूसरे में 7 तो ये हमने 7 ले लिया, तीसरे में 6 तो 6 ले लिया, फिर 6, फिर 6.8 थोड़ा सा जाएगा, फिर 8 पॉइंट थोड़ा सा जाएगा, तो ये देखिए ये नीचे जाएगा और वापस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये यू आकार का होता है, ये देखिए पूरा यू अंग्रेजी का अक्षर होता है, यू उस आकार का होता है। आगे हम इसकी वापस प्रति इकाई में चर्चा करेंगे, तब वापस बात करेंगे। ये औसत परिवर्तनशील लागत है। अब देखिए कुल लागत किसको कहते हैं? कुल लागत किसी वस्तु के उत्पादन में जितना भी स्थिर और परिवर्तनशील दोनों ही प्रकार की लागतें लगती है, उन दोनों के योग को ही कुल लागत की संज्ञा दी जाती है। अर्थात कुल लागत में हम स्थिर लागत को भी जोड़ेंगे और परिवर्तनशील लागत को भी जोड़ेंगे, तो टोटल फिक्स कॉस्ट बराबर होता है टोटल कॉस्ट बराबर होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अर्थात किसी वस्तु के उत्पादन में कुल जितना खर्चा होता है उसे कुल लागत की संज्ञा दी जाती है, और कुल लागत क्या करने के लिए कुल स्थिर लागत व कुल परिवर्तनशील लागत दोनों को ही जोड़ा जाता है, तो कुल लागत प्राप्त हो जाती है। तो देखिए कुल लागत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास टोटल दे रखा है, हमारे पास दे रखा है टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 10, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 18, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 24, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 38, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 28 आएगा, ये आएगा 34, उसके बाद आएगा 44, उसके बाद आएगा 60। तो यहां देखिए कुल लागत निकालना है, तो आप देखिए मैं अब तीनों को एक साथ करके बता रहा हूं। यहां देखिए 60 तक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इकाइयां 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल वस्तु की इकाइयां है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट हर जगह 10 रहती है, दिख रही है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट 10 रहती है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट का इस प्रकार का होगा टोटल फिक्स कॉस्ट। इसके बाद में देखिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 पे 0, उसके बाद 8 के बाद ये है 14 के बाद ये है 18, तो 18 का ये आएगा, यहां 20 है, 20 से थोड़ा सा नीचे 18 के बाद है 20 और 24, उसके बाद में 34 तेजी से बढ़ा 34, और उसके बाद में 50, ये देखिए और तेजी से बढ़ा। तो ये देखिए ये इस प्रकार से होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों का जोड़ होएगा टोटल कॉस्ट, क्योंकि यहां 10 से स्टार्ट होगा, 10 के बाद 18, ये देखिए इसी प्रकार से होगा टोटल कॉस्ट। पूरी दूरी बराबर रहेगी क्योंकि दोनों के बीच में 10-10 का अंतर है, टोटल कॉस्ट। इस प्रकार से देखिए ये आप बनाएंगे तो ऐसा कैसे ही आएगा, ये देखिए यहां आएगा, ये यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, इसी प्रकार से सेम आएंगे। तो यहां देखिए पहले टोटल फिक्स कॉस्ट, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, कुल लागत, कुल स्थिर लागत व कुल परिवर्तनशील लागत का योग ही कुल लागत होती है। तो ये हमने जाना कि लागत में कुल लागतें किस प्रकार से निकाली जाती है। तो देखिए इसका जो चित्र बनता है वो चित्र आप परीक्षा में किताब में देखेंगे तो आपको इस प्रकार का चित्र दिखेगा। ये देखिए टोटल फिक्स कॉस्ट, ये तो फिक्स होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पहले यूं आएगी फिर यूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसी प्रकार से टोटल कॉस्ट भी इसी रूप में बराबर जाएगी, ये टोटल कॉस्ट। ये इस प्रकार से
कुल इकाई कुल लागतों को शो किया जाता है। ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, और इन दोनों का जोड़ टोटल कॉस्ट है। क्योंकि इन दोनों में 10-10 का अंतर है। देखिए यहाँ पर, देखिए इन दोनों में 10 का अंतर है, इन दोनों में 10 का अंतर, यहाँ से यहाँ 10 ज्यादा है, यहाँ से यहाँ 10 ज्यादा है, क्योंकि 10 ही सब जगह जुड़ा है, इसलिए ये दूरी आपस में क्या रहती है, बराबर रहती है। अब देखिए इकाई लागतों की बात करते हैं। सीमांत लागत कैसे निकालते हैं, कुल लागत कैसे निकालते हैं, कुल परिवर्तनशील लागत कैसे निकालते हैं, फिर उसके बाद हम इकाई लागतों को प्लॉट करना सीखेंगे। तो देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट, पहले भी मैंने आपको बता दिया था, एवरेज फिक्स कॉस्ट औसत स्थिर लागत निकालने के लिए कुल स्थिर लागत में क्वांटिटी का भाग देते हैं। तो देखिए कुल स्थिर लागत हमारे पास ये रही, इसमें क्वांटिटी का भाग देना है। तो देखिए 10 में 1 का भाग देंगे आएगी 10, 10 में फिर 10 में 2 का भाग देंगे आएगा 5, फिर 10 में 3 का भाग देंगे 3.3, फिर 10 में 4 का भाग देंगे 2.5, फिर 10 में 5 का भाग देंगे 2.0, 10 में 6 का भाग देंगे 1.67। इस प्रकार से क्या करते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट की गणना की जाती है। अब देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं ये भी आप समझ लीजिए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग देते हैं। तो ये वेरिएबल कॉस्ट है, 8 में 1 का भाग दिया 8, 14 में 2 का भाग दिया 7, 18 में 3 का भाग दिया 6, 24 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 6, 34 डिवाइडेड बाय 5 6.8, 50 डिवाइडेड बाय 6 49 3। ये आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाली। ये मैंने दोनों अलग से आपको भी बताए थे कि एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस प्रकार से निकाला जाता है। तो देखिए एवरेज कॉस्ट निकालने की अगर हम देखिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा नीचे आएगा, ये पहले अभी बताया था, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है। ये देखिए ये पहले 6 तक नीचे आया फिर ऊपर जा रहा है। अब देखिए एवरेज कॉस्ट किसको कहते हैं, औसत लागत। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हमने टोटल फिक्स कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग दिया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग दिया। तो हम यहां लिख देते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे क्वांटिटी, टोटल फिक्स कॉस्ट बटे क्वांटिटी। अब देखिए एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना है, एवरेज कॉस्ट इन दोनों का जोड़ है। एवरेज कॉस्ट के 2 तरीके, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आप एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ दीजिए, या एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग दे दीजिए। दोनों तरीके हैं। देखिए पहले मैं ये देखता हूं, यहां कॉस्ट है 1.18, देखिए इसको समझिए, ये टोटल कॉस्ट में 1 का भाग देता हूं तो 18 आएगा, और इन दोनों को भी जोड़ता हूं तो 18 आएगा। अब देखिए 24 टोटल कॉस्ट है 24, इसमें 2 का भाग देता हूं तो 12 आएगा, और अगर हम इन दोनों को भी जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 12 आएगा। इस प्रकार 28 में 3 का भाग देते हैं तो आएगा 9.3, और इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो आएगा 9.33। 34 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 8.5, और अगर इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा 8.5। 44 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8.8, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 8.8 आएगा। 60 में 6 का भाग देंगे तो 10 आएगा, और यहां पर भी आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए 2 तरीके हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किया जा सकता है, या फिर एवरेज कॉस्ट को टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी किया जा सकता है। एक और चीज हमको सीखनी है, मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत किसको कहा जाता है। सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, सीमांत लागत किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहा जाता है। तो यहां से देखिए वस्तु की इकाई बनाई 1, 0 से 1 बनाई तो कुल लागत में कितना चेंज हुआ, 8, तो सीमांत लागत क्या हो जाएगी, 8। फिर वस्तु की एक और इकाई बनाई तो कुल लागत में कितना परिवर्तन हुआ, 6 का, 24 में से 18 गए तो यहां होगा सीमांत लागत 6। फिर वस्तु की 2 से 3 इकाई बनाई
तो लागत 18 से 24 हो गई, सॉरी 24 से 28 हो गई, तो सीमांत लागत हुई 4। इसी प्रकार वस्तु की इकाइयां 3 से 4 की गई तो लागत 28 से 34 हो गई, तो सीमांत लागत हुई 6। इसके बाद वस्तु की इकाइयां 4 से 5 की गई तो लागत 10 बढ़ी, तो ये आएगा सीमांत लागत 10। इसके बाद ये लागत बढ़ी करीब 26, नो 16, तो ये 16। तो यहां देखिए सीमांत लागत निकालने के लिए क्या करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बराबर चेंज इन टोटल कॉस्ट बटे चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में एक एक का चेंज है, टोटल कॉस्ट में क्या चेंज है, यहां से यहां तक 8 का चेंज है, फिर यहां से यहां तक 6 का चेंज है, यहां से यहां तक 4 का चेंज है, यहां से यहां तक 6 का चेंज है, यहां से यहां तक 10 का चेंज है, यहां से यहां तक 16 का चेंज है। या फिर मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे चेंज इन क्वांटिटी भी कर सकते हैं। आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट में भी देख सकते हैं, यहां से यहां 8 का अंतर है, फिर यहां से यहां 7 का अंतर है, नहीं देखिए ये 8 का अंतर है, 0 से 8 का अंतर, फिर 8 से 14 6 का अंतर, 14 से 18 4 का अंतर, 18 से 24 6 का अंतर, 24 से 34 10 का अंतर, 34 से 50 16 का अंतर। तो आप चाहें तो कुल परिवर्तनशील लागत से निकाल सकते हैं और चाहें तो कुल लागत से निकाल सकते हैं। दोनों ही विधि से आप इसको निकाल सकते हैं, रिजल्ट एक ही प्राप्त होगा, चाहे आप इससे करें चाहे उससे करें। अब देखिए इनको प्लॉट करते हैं तो आप देखेंगे क्या आता है। इकाई लागतों को प्लॉट करने का तरीका सीखिए। इकाई लागतें, तो देखिए इकाई लागतों में एवरेज फिक्स कॉस्ट 10 से 5 हुई, 5 से 3.33 हुई, फिर 2.5 हुई, फिर 2.0 हुई, फिर 1.67 हुई। तो ये एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार नीचे गिरती है, लगातार नीचे गिर रही। आप जैसे जैसे उत्पादन करेंगे नीचे गिरती चली जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखिए 8 7 6 तक गिरी, फिर वापस बढ़ी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले नीचे गिरी फिर बढ़ी। ये यू आकार का होता है। देखिए 8 से 7 हुई, 7 से 6 हुई, फिर वापस ये बढ़ने लगी। एवरेज कॉस्ट देखिए 18 12, फिर गिरी फिर गिरी फिर बढ़ी फिर बढ़ी। एवरेज कॉस्ट इन दोनों का जोड़ होता है, तो ये एक बार नीचे गिरती है और फिर वापस बढ़ती है। ये भी यू आकार की। सीमांत लागत देखिए तेजी से गिर रही है, 4 तक गिरती है फिर वापस बढ़ती है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट एक बार गिरेगी 8, उसके बाद ये तेजी से बढ़ेगी। तो यह सीमांत लागत इस प्रकार से होती है, एक बार तेजी से गिरती है और ये देखिए सीमांत लागत ये इनके न्यूनतम बिंदु से जाती है मार्जिनल कॉस्ट। तो ये देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट लगातार नीचे गिरती है, बाकी सभी यू आकार की है। देखिए आप सीमांत लागत है यू आकार, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे गिर रही है फिर ऊपर बढ़ रही है यू आकार। एवरेज कॉस्ट पहले नीचे गिरी फिर ऊपर बढ़ी, ये भी यू आकार की है। तो इकाई लागतों में कई बार ये पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सी लागत यू आकार की नहीं होती है, तो आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट लिखना है। बाकी सीमांत लागत भी यू आकार की होती है, कुल लागत भी यू आकार की होती है, सॉरी एवरेज औसत परिवर्तनशील लागत भी यू आकार की होती है, औसत लागत भी यू आकार की होती है और सीमांत लागत भी यू आकार की होती है। देखिए सीमांत लागत भी नीचे गिरी फिर बढ़ी, ये भी एक बार नीचे गिरी फिर बढ़ी, ये भी एक बार नीचे गिरी और बढ़ी, यानी नीचे गिर रही है फिर बढ़ रही है। सीमांत लागत भी नीचे गिरी और बढ़ी है मार्जिनल कॉस्ट, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और औसत लागत भी एक बार नीचे गिरती है और बढ़ती है। तो इसी कारण से ये तीनों आकार यू आकार की होती है। केवल सीमांत लागत ही एक ऐसी लागत है, केवल औसत स्थिर लागत ही ऐसी लागत होती है जो यू आकार की नहीं होती है। अगर अलग से आपसे पूछा जाए तो आप इसके डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये हमने इकाई लागतों की बात करी। अब देखिए इकाई लागतों को हम थोड़ा सा आगे अलग से भी डिस्प्ले करके आपको बताते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि इकाई लागतें किस प्रकार से निकाली जाती है। तो यहां देखिए ये एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का जोड़ होता है एवरेज कॉस्ट, और ये इसके मिनिमम से जाती है मार्जिनल कॉस्ट। ये इकाई लागतों का अगर चित्र पूछा जाए तो आपको ये करना है।
अब ये पूछा जाता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि औसत व सीमांत लागत में संबंध बताइए। औसत व सीमांत लागत में संबंध। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आप थोड़ा सा जल्दी समझते हैं। देखिए, ये एवरेज कॉस्ट ऐसा यू आकार का, और मार्जिनल कॉस्ट इसके मिनिमम पॉइंट से जाना है, तो ये हमने ये मिनिमम पॉइंट निकाल दिया। अब देखिए मार्जिनल कॉस्ट, अब देखिए इनका आपस में संबंध है। जब औसत लागत गिरती है, औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत उससे तेज गिरती है। तालिका में आप देखेंगे तो औसत लागत थोड़ी थोड़ी गिर रही थी, सीमांत लागत बड़ी तेजी से गिर रही थी। हमने ये देखा कि सीमांत लागत 8 से 6 हो गई, 6 से 4 हो गई, यानी 2 कम हो रही थी, जबकि औसत लागत 8 से 7 हुई, 7 से 6 हुई। तो औसत लागत जिस स्पीड से गिरती है, सीमांत लागत उससे तेज गिरती है। तो पहली विशेषता क्या है, जब औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत उससे तेज गिरती है। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो AC बराबर MC होता है। पहली चीज में AC ज्यादा होता है MC से, यानी औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत तेजी से गिरती है। जब औसत लागत मिनिमम होती है उस समय सीमांत लागत उसके बराबर होती है। या हम ये कह सकते हैं कि जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो सीमांत लागत उसको काटती है। तीसरी बात हम करेंगे, जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत उससे तेज बढ़ती है। तालिका में आप देखेंगे कि 6 के बाद जो सीमांत लागत है वो 10 हो गई, 10 के बाद 16 हो गई, जबकि जो औसत लागत है वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। तो जब यहां देखिए, यहां जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत उससे तेज बढ़ती है। MC इज ग्रेटर देन AC, यहां देखिए, जबकि यहाँ AC इज MC ग्रेटर देन। ये कई बार आपस में संबंध पूछ लिया जाता है कि औसत लागत और सीमांत लागत में क्या संबंध है, तो हमको ये इसमें करना है कि जब औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत उससे तेजी से गिरती है। जब औसत लागत न्यूनतम होती है तो औसत लागत व सीमांत लागत बराबर होती है। जब औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत उससे तेजी से बढ़ती है। ये सारी बात हमने करी थी अल्पकालीन लागतों की। अब थोड़ा सा बात और बची है दीर्घकालीन लागत की, वो भी बात हम कर लेते हैं ताकि ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लागत से रिलेटेड। तो देखिए, दीर्घकालीन लागत, देखिए अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर होते हैं, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, पर दीर्घकाल एक लंबी अवधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जाना संभव है। इस कारण दीर्घकाल में कोई भी लागत ऐसी नहीं होती है जो कि स्थिर होती है। सारी की सारी लागतें हैं उनको परिवर्तनशील लागत माना जाता है। तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की बात करेंगे तो इसको लिफाफा वक्र भी कहा जाता है। इसको देखिए, ये अल्पकालीन औसत लागत वक्र है, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट 1। ये अल्पकालीन औसत लागत दूसरा है, ये औसत लागत तीसरा है, ये औसत लागत चौथा है, ये अल्पकालीन औसत लागत है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र इन सभी को टच करके जाता है। इसको बोलते हैं लॉन्ग एवरेज कॉस्ट। देखिए, अल्पकालीन लागत फर्स्ट Q1 प्रोडक्शन, इससे Q2 प्रोडक्शन, ये मिनिमम Q3, ये Q4, ये Q5। तो ये देखिए, जैसे एक लिफाफा पूरे पत्र को ढक लेता है, वैसे ही दीर्घकालीन औसत लागत वक्र सारे अल्पकालीन औसत लागत वक्र को ढक लेता है। इस कारण से इसको लिफाफा वक्र भी कहा जाता है। यानी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र भी U आकार का ही होता है, क्योंकि इसमें भी लागत पहले गिरती है और बढ़ती है। तो ये दीर्घकालीन औसत लागत क्या है? दीर्घकालीन ये बताता है कि दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। इस कारण जैसे जैसे एक बार उत्पादन का पैमाना बढ़ाया जाता है, औसत लागत गिरती है, एक सीमा के बाद पैमाने की अमितव्यता प्राप्त होती है। इस कारण औसत लागत बढ़ने लग जाती है। तो ये हमने बात करी दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। इसको लिफाफा वक्र के रूप में भी जाना जाता है। अगर दीर्घकाल में औसत लागत में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो ये आएगा लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, और ये होगा शॉर्ट एवरेज कॉस्ट 1, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट 2, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट 3, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट 4। शॉर्ट एवरेज कॉस्ट 1, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट 2, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट 3, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट 4।
पर यह तब होगा जब अल्पकाल में लागतें स्थिर रहती हो। सामान्य रूप से ऐसा स्थिर रहती नहीं है, चाहे Q1 प्रोडक्शन करें, Q2 प्रोडक्शन करें, Q3 प्रोडक्शन करें, Q4 प्रोडक्शन करें, सामान्य रूप से लागतों में परिवर्तन होता रहता है। इस कारण जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है वो भी यू आकार का होता है और इसको लिफाफा वक्र की संज्ञा दी जाती है। तो यहां हमने बात करी कि लागत किस प्रकार की होती है, कौन कौन सी लागत होती है। तो यहां देखिए हम बात करते हैं, ये शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, ये लॉन्ग एवरेज कॉस्ट इसके मिनिमम बिंदु से जाता है, ये शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट और ये लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट, ये सभी एक ही बिंदु पर टच होते हैं। यहां पर कीमत का निर्धारण होता है और क्वांटिटी का निर्धारण होता है। ये शॉर्ट एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट, ये लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग एवरेज कॉस्ट, ये सभी एक ही बिंदु पर होते हैं। इस बिंदु पर हम ये बोलते हैं कि एक उत्पादक को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि जिस बिंदु पर कीमत बराबर है लॉन्ग एवरेज कॉस्ट बराबर लॉन्ग मार्जिनल कॉस्ट बराबर शॉर्ट एवरेज कॉस्ट बराबर शॉर्ट मार्जिनल कॉस्ट, उस बिंदु पर एक उत्पादक को कम से कम पैसों में वह उत्पादन करता है, इस कारण से उसका लाभ अधिकतम होता है और इस बिंदु को फर्म के संतुलन का बिंदु कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि लागतें कौन कौन सी होती है, कुल लागतें कौन सी होती है, कुल स्थिर लागत किसे कहते हैं, कुल परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं, कुल लागत किसे कहते हैं। फिर इकाई लागतों के बारे में जाना कि औसत स्थिर लागत किसे कहते हैं, औसत परिवर्तनशील लागत किसे कहा जाता है और औसत लागत किसे कहा जाता है और सीमांत लागत किसे कहा जाता है। मैं समझता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। बाद में हमने दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की भी बात करी। मैं समझता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें और जो तालिका बनाई गई है उसको आप अपना एक रजिस्टर लेकर उसमें तालिका बनाकर उसका अभ्यास करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें लागतें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको लागत समझ में नहीं आएगी आपको पूरा का पूरा मार्केट समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा, ऐसा ये मेरा मानना है। थैंक यू।